ब्रीफिंग दी गिलगित बल्तिस्तान को वो 5वां सूबा बकायदा जो है उसको शामिल आईनी तौर पे, इंतजामी तौर पे वो 5वां सूबा है और चाइना उस पे मुतमईन है। चाइना के सी पैक को कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो इंतजामी तौर पे 5वां सूबा है। आईनी तौर पे अगर हम उसको सूबा बनाते हैं तो हम कानून साजी करेंगे और हम भी मोदी हो जाएंगे क्योंकि मोदी ने यही हरकत की है। तो हम फिर ये हरकत करके तो इंडिया का एजेंडे को तकमील कर देंगे कि जनाब जो इंडिया ने किया वो हमने किया, दुनिया के काम बराबर हो गया। मैं हमेशा परवेज मुशर्रफ साहब के ऊपर एक सवाल उठता था और आज भी वो उठता है कि वो अगर बाहर जाके अटल बिहारी वाजपेयी या अपना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से हाथ मिला सकते थे तो क्या वो पाकिस्तान के अंदर अकबर बुख्ती को बुला के इस्लामाबाद में या बलूचिस्तान जाके उससे हाथ नहीं मिला सकते थे? कोई मकसद जहां तक 5 सूबा बनाने के ताल्लुक है या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो कुछ ताल्लुक है उस पर आपका कोई ओपिनियन हो सकता है, मेरा कोई ओपिनियन हो सकता है। उसके अंदर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट कर ले और उसके अंदर जो चीजें होती हैं उनको सामने चेहरे के ऊपर ले आए और उसको आवाम के सामने इंतजामी तौर पे ब्रिगेडियर साहब, इंतजामी तौर पे हम उससे पहले ही अपना 5वां सूबा डिक्लेयर कर चुके हुए हैं और उसके हवाले से चाइना ने कबूल भी कर लिया है। अब सी पैक के नाम के ऊपर ये खीर बेचने की या ये चूरन बेचने की कौन कोशिश कर रहा है? जो भी ये कोशिश कर रहा है वो बेसिकली मोदी का फैसिलिटेटर है क्योंकि जो मोदी ने किया है वो उसको करके कश्मीर को क्लोज ट्रांजैक्शन करना चाहता है, क्लोज एंड पास ट्रांजैक्शन। मैं यही अर्ज करना चाहता हूं कि उसके अंदर मकसदियत नहीं है, उस इशू को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आप ऑलरेडी वहां पे असेंबली बना चुके हैं। पाकिस्तान ने देखिए ना कितनी दफा हर उस चीज को डिनाई और लीगल डिनायल है, मतलब कागजात के ऊपर बेस करके गिलगित का बल्तिस्तान के अंदर जब हुकूमत थी वहां पे एक अंग्रेज वो रेजिडेंट था जिसके खिलाफ बगावत की गई थी और वहां से लोग निकले थे। उन्होंने गिलगित से होते हुए स्कर्दू से होते हुए वो सलांग अपना श्रीनगर के दरवाजे तक गए थे। तो वो तमाम जो चीजें थी उन्होंने खुद वो आजाद कराया था और वो पाकिस्तान के हिस्सा है, पाकिस्तान के अंदर शामिल है। तो जब अब सी पैक के ऊपर ये चीज हो चुकी है तो मेरा तो ख्याल ये है कि इन तमाम चीजों में अगर आप इनको डिबेट करेंगे, कंटेंशियस में जाएंगे तो आप उनका मकसद सर्व करेंगे जिनको आपने कह दिया है। जब इंडिया जो है वो किसी चीज को मानने को तो हम क्या सबसर्विएंट नेशन है? हम किसी के गुलाम है? हम नहीं गुलाम है। ठीक है, हमारे ऊपर हमारी पॉलिसीज ऐसी हैं जो टैग करती हैं बहुत सारे यूनिलेटरल वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, चाहे हमने अमेरिका के प्रेशर के अंडर रहे या कोई, लेकिन इस वक्त जो चीजें हो रही हैं वो सी पैक देखें या वन बेल्ट, उसके अंदर तो पाकिस्तान का एक इंटरेस्ट पोशीदा है। तो हमें उस इंटरेस्ट को सामने रखते हुए इन चीजों को हल करने की कोशिश करनी है, ना कि इनको इतना एक्सप्लॉइट कर ले कि आपके दुश्मन भी आपके ऊपर जब कीचड़ उछालने लगे और नजरें रखने लगे और कहने लगे कि जो हम कहते हैं वो ठीक है और देख लो अपना उनके पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर ने भी यही कह दिया। अब कल इंडिया या कल या परसों, आप तो मुझसे ज्यादा इंडियन मीडिया फॉलो करते हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि इंडियन मीडिया जो है उस एपीसी को भूल गया जिसमें तमाम पार्टियां बैठी हैं और वो एक कंसेंसस किसी भी इशू पे लेके आ रही है। वो एक पॉलिटिकल इशू है, उसने उसको छोड़ के उसके अंदर उस चीज को उठा लिया जो पाकिस्तान के अदारों से लीडर कहते हैं। हम नहीं कहते थे पहले कि ये चीजें, तो आप यही सोच लीजिए इसके ऊपर अगर कोई पाकिस्तानियत के हिसाब से फैसला कर सकते हैं करने, नहीं तो डिबेट चलती रहेगी, अदारों को बदनाम करते रहे, जहां बैठ के बदनाम करे, कोई रोक तो सकता नहीं है उस शख्स को। और डिबेट चल रही है। मलिक साहब, अब्दुल्ला मलिक साहब, ये जो 3 दिन से डिबेट चली जा रही है और रुक नहीं पा रही, जाहिर है कि ब्रिगेड साहब ने कहा कि वो इंडियन खुश हो रहे हैं और डेफिनेटली इंडियन और भी बहुत सारी बातों पे खुश होते हैं, लेकिन चलें इस पे भी खुश हो रहे हैं, होने दें उनको। अपोजिशन एक दिन एपीसी हुई थी, अगले दिन खत्म हो जाती, लेकिन ये चौथा दिन है आज, उसकी गूंज जो है वो जारी है। ये तो एपीसी वालों की कामयाबी ना होगी सर कि उन्होंने इस डिबेट को जिंदा रखा हुआ है विदाउट डूइंग एनीथिंग। सड़क पे जाए बगैर, एहतजाज किए बगैर वो मीडिया में इन है और डिस्कस हो रहे। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि जो एपीसी के मकासद थे उन्होंने काफ़ी हद तक हासिल कर लिए हैं। खुसूसन जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एपीसी में एड्रेस किया था और उन्होंने अपना वोट को इज्जत दो वाला जो एजेंडा था उन्होंने उसको रिपीट किया और यकीनन जो उनका मैसेज यही था कि आज भी हम अपने उस एजेंडे पे कायम और दायम हैं और उनकी जो बेटी है उनकी उस लेगेसी को लेकर चल रही है। ब्रिगेड साहब, एलिस वेल्स को मैं 2018 से फॉलो कर रहा हूँ, जब से अफगानिस्तान के मुज़ाकरात का आगाज हुआ है।
और वो जब भी जाती है यहां से पाकिस्तान का विजिट करके, हर मुज़ाकराती दौर के अंदर वो आती रही है, वो कहती थी पाकिस्तान का वाहिद कंसर्न है और वो है सरहद पार से दहशतगर्दी। हालांकि हमारा तो सरहद पार से दहशतगर्दी मेन इशू तो नहीं था, हमारा मेन इशू तो FATF था, जिसके अंदर अमेरिका ने सऊदी अरब को रिस्ट्रेन करवा के हमें ग्रे लिस्ट में रखा। अमेरिकन प्रेशर अगर सऊदीज पे ना आता कि वो पाकिस्तान के लिए वोट ना करें तो वो हमें वोट कर देते और हम ग्रे लिस्ट में से बाहर निकल आते। पिछले सेशन की बात है, आप चूंकि इसके ऊपर बड़ा नजर रखे हुए हैं सर, हम क्यों नहीं उनको प्लीड करते कि जनाब हमारे ये FATF वाली डांग जो है ये परे करें, ये आपने जो है ये डांग जो है ये है जी सर। असल में बात ये देखिए, हम हमेशा ये कहते रहे हैं कि FATF जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब ये जो है US का जो डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट यूनिट नेटवर्क जो है, उसकी ये रिपोर्ट है और उसकी रिपोर्ट के अंदर इसको बेसिकली अल जजीरा ने सबसे पहले रिलीज किया है और इसमें उन्होंने 1999 से 2017 तक जब ये FATF का सारा मसला चल रहा है, कोई 2100 सस्पेक्टेड अकाउंट ट्रांजैक्शन है जिसको SARs कहते हैं, वो डिटेक्ट किए, जिसके जरिए वो कहते हैं कि JP मॉर्गन ने, HSBC ने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने, इन तमाम ने मिलकर और ड्यूशे बैंक ने, इन्होंने कोई $2 ट्रिलियन जो कि 1.5 ट्रिलियन पाउंड बनते हैं, इनकी मनी ट्रांजैक्शन की है। और ये मनी ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट नहीं, ये मनी ट्रांजैक्शन रेट करती है प्राइवेट अकाउंट होल्डर से, जो उन्होंने एक्टिविटीज जो डिटेक्ट की है। और इसके अंदर सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज रजी साहब, जो मैं आप हमेशा कहते रहे हूं और हम यहाँ कहते हैं कि जी ये आप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पेश करते हैं, इस रिपोर्ट के अंदर एक जो बहुत अहम चीज है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेजरी ने एक प्राइवेट ये मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट, या जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया वाला होता है ना, जुरानी एक्सचेंज के नाम से एक मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट कायम किया था, जिसके जरिए तालिबान को मनी लॉन्डर की जाती थी। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा मूड पॉइंट ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हुई है, हमेशा मैंने कहा कि CIA बिहाइंड दैट दहशतगर्दी, बिहाइंड क्रिएशन ऑफ तालिबान, क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान थी या बाकी कोई और है। और इसमें उन्होंने रिपोर्ट में ये मेंशन किया है, आप रिपोर्ट पर, कि ये एक जुरानी एक्सचेंज कायम किया गया था जिसके जरिए तालिबान को मनी लॉन्डर की जाती है। हमारे यहाँ जो कुछ हुआ FATF में चले गए, हम पे भी यही इल्जामात लगे और जो ममालिक बाहर बैठकर हमें ताकत के जरिए नहीं दबा सकते तो फिर इस किस्म के वो टैक्टिक्स यूज करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि 5th जनरेशन वॉर जो है ना वो बड़ी टैक्टफुल है, वो बड़ी कॉन्शियस होकर लड़ी जाती है, विजन के साथ लड़ी जाती है। तो ये 5th जनरेशन वॉर की इसरात हैं। हमें, जैसे आपने खुद कहा कि अगर सऊदीया में वोट दे देता तो ना तो आज हम APC वालों को ये ब्लेम करना पड़ता कि हमें बुलडोज किया गया बिल के जरिए, उसके जरिए न ज्वाइंट सेशन होता और हम ग्रे लिस्ट से निकलकर अपना आज़ादी के साथ अपने कामकाज में लगे होते। आज भी हम ग्रे लिस्ट में हैं और आज भी हम पे ये तलवार लटक रही है और हम पे इल्जामात लगाते गए थे कि हम सरहद पार इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो पनामा लीज का मामला है, ये भी कोई यकदम नहीं शुरू हुआ था। हमारे इदारों ने 2012 से ये मुख्तलिफ ममालिक में लिखा था कि हमारे कुछ पॉलिटिशियन के आपके ममालिक में अकाउंट्स हैं, ये शुरू हो जाती है और ये फिर मिचोर उस वक्त होती है जब दुनिया किसी भी खित्ते में अपने जो मुखालिफ होते हैं उनकी मईशत को तबाह करना, जैसे मैंने पहले कहा, तबाह करना चाह रही होती है, या उन्हें FATF में डालना चाहती है, या कुछ और हवाले से इल्ज़ाम लगा देती है। तो ऐसे तो इंडिया में भी बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उन पर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाते, लेकिन हमें क्यों इस किस्म के इल्ज़ाम का सामना करना पड़ता है।